नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थायी चुंबकों का इस्तेमाल एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा सहित कई सेक्टरों में किया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने साथ ही ये भी बताया कि सरकार ने 9,858 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत लाइन 4 खराड़ी, हड़पसर, स्वारगेट, खड़कवासला और लाइन 4A नल स्टॉप वारजे माणिकबाग को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPMS की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नई पहल को मंजूरी दी है। REPMS इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पहल के तहत भारत में सालाना 6,000 मीट्रिक टन की पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है। इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में बदलना, मेटल से अलॉय तैयार करना और अंत में फिनिश्ड मैग्नेट बनाना शामिल है। इससे भारत अपनी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम कर सकेगा और घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी। योजना के तहत 5 सालों में 6,450 करोड़ रुपए सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में और 750 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। सरकार 5 मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल बिडिंग के जरिए 1200 MTPA तक की क्षमता देने की योजना बना रही है। सरकार का उद्देश्य घरेलू तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, क्लीन एनर्जी गोल्स को बढ़ावा देना और 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करना है। इस पहल से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में अहम प्लेयर बन सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दबाव के चलते PLO लगातार तनाव और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हाल ही में यूपी के गोंडा में PLO विपिन यादव ने SIR प्रक्रिया के काम के भारी बोझ और अधिकारियों द्वारा धमकियों से परेशान होकर जहर खा लिया। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजन और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि SDM और PDO ने उन्हें धमकाया कि अगर वोटर लिस्ट से OBC वोटरों के नाम नहीं हटाए तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह बरेली में SIR के दौरान ड्यूटी पर लगे शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी PLO अनीता नागेश्वर और नायब तहसीलदार कविता कडेला की SIR के दबाव में मौतें हुई हैं। देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी घटनाओं की खबरें आने के बाद पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजन और विपक्ष इसे काम का दबाव और धमकियों का नतीजा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि असली कारण जांच के बाद स्पष्ट होंगे। चुनाव आयोग और सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। बेंगलुरु में कर्नाटक के मशहूर डेयरी ब्रांड नंदिनी के नाम पर नकली घी बनाकर बेचने के आरोप में एक कपल राम्या और शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार 26 नवंबर को CCB पुलिस ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा, जहां तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर मिलावटी घी बनाने के लिए हाईटेक मशीनें मिली। नंदिनी कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन यानी KMF का भरोसेमंद ब्रांड है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से नकली नंदिनी पैकिंग तैयार कर रहे थे और इन्हें बेंगलुरु में बेच रहे थे। छापेमारी में 8,136 लीटर मिलावटी घी, नारियल व पाम ऑयल, 1.19 लाख रुपए नकद, 4 मालगाड़ियां, पैकिंग मशीनरी और अन्य सामान जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 1.27 करोड़ है। यह कार्रवाई उस नेटवर्क के पकड़े जाने के 1 हफ्ते बाद हुई, जिसमें 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के अनुसार आरोपी तमिलनाडु में मिलावटी घी बनाकर नकली नंदिनी पैक में भरते थे और उन डीलरों को सप्लाई करते थे जिनके पास KMF के आधिकारिक लाइसेंस थे। मामला CCB यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण उन्हें शाम को वॉक करने में परेशानी हुई और पिछले 2 दिन भी वे वॉक पर नहीं जा पाए। बुधवार 26 नवंबर को कोर्ट में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामलों की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया। सुनवाई में चुनाव आयोग के लिए पेश
सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने 2 दिसंबर की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति मांगी कि याचिकाकर्ता पक्ष के लिए कपिल सिब्बल ने भी सहमति जताई। सीजेआई ने कहा कि इस पर बार एसोसिएशन और जजों से विचार विमर्श किया जाएगा और सबकी सहमति से फैसला लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह 350 पार पहुंच चुका है और 12 दिन से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामलों की सुनवाई 2 हिस्सों में बांट दी है। मुख्य मुद्दे की सुनवाई और राज्यों के स्थानीय मसलों की अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। केरल 2 दिसंबर, तमिलनाडु 4 और पश्चिम बंगाल 9 दिसंबर। जरूरत पड़ने पर ड्राफ्ट रोल की प्रकाशन तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान की मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। अफगान टाइम्स नाम के एक एक्स हैंडल ने दावा किया कि खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में मार दिया गया, लेकिन यह दावा बिना किसी भरोसेमंद सोर्स या सबूत के किया गया है। इन खबरों के बाद #इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इमरान खान 2023 से कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद जेल में हैं। उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही और उन्हें अकेले कैद में रखा गया है। पिछले हफ्ते उनकी बहनों नौरीन, अलीमा और डॉक्टर उस्मा ने जेल के बाहर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने उनके साथ हिंसक व्यवहार किया। पीटीआई के अनुसार नौरीन को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया और अन्य बहनों के साथ भी बदसलूकी हुई। जेल में उनके बुरे बर्ताव और लंबे समय तक मुलाकात रोकने की खबरों ने अफवाहों को और हवा दी। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी या एजेंसी ने इमरान खान की मौत की पुष्टि नहीं की है। इस बीच उनके समर्थक भी जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक में संभावित मुख्यमंत्री बदलाव पर कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान स्थिति को समझकर समाधान निकालेगा। पार्टी प्रमुख पहले भी साफ कर चुके हैं कि किसी भी बदलाव का फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व करेगा। बता दें कि कर्नाटक में यह चर्चा तब तेज हुई जब 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंची। माना जाता है कि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच पावर शेयरिंग या सीक्रेट डील की बात हुई थी। हाल ही में शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ऐसी एक समझ बनी थी, लेकिन वह इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते ताकि पार्टी को नुकसान ना हो। दूसरी ओर सिद्धरमैया के करीबी लोगों ने किसी भी समझौते से इनकार किया है और जल्दी स्पष्टता की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स और पीटीआई की रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेताओं के समर्थक अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, जबकि पार्टी हाईकमान हालात शांत रखने की कोशिश में है। कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच कांग्रेस हाईकमान 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन से पहले मुख्यमंत्री पद पर फैसला कर सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच हफ्तों से राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आखिरकार राहुल का छोटा व्हाट्सएप जवाब मिला। प्लीज रुकिए, मैं आपको कॉल करता हूं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार 29 नवंबर को दिल्ली आने वाले हैं और सोनिया गांधी से मिलने का समय भी मांगा है। दिल्ली में राहुल गांधी ने कर्नाटक के नेताओं प्रियंका खड़गे और शरद बच्चेगौड़ा से मुलाकात की, जिसमें वोट चोरी विवाद, नया केईओ एआईपीसी डिवाइस, एसआईआर प्लेटफॉर्म और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस बयान से नाखुश हैं कि वह किसी भी पावर शेयरिंग समझौते से इनकार करते हैं और पूरे 5 साल कार्यकाल में बने रहेंगे। राहुल ने दोनों खेमों से तनाव न बढ़ाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है जिसमें यदि शिवकुमार मुख्यमंत्री बने तो संगठन और कैबिनेट में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को संतुलित जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वोट बैंक प्रभावित न हो। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पहली बार माना कि 5-6 कांग्रेसी नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे सार्वजनिक करने से पार्टी शर्मिंदा और कमजोर हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों में दावा है कि यह समझौता मार्च 2023 में खड़गे के दिल्ली आवास पर हुआ था और इसके तहत 2.5 साल बाद सिद्धरमैया की जगह शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। उसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी दिल्ली में हाईकमान से जल्द फैसला लेने की अपील की, जबकि वे पहले पूरा कार्यकाल खुद के नेतृत्व का दावा करते रहे थे। इस बीच दोनों खेमों के विधायक और मंत्री दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर समर्थन जुटा रहे हैं। सिद्धरमैया गुट का कहना है कि कोई समझौता नहीं था, जबकि शिवकुमार समर्थक कहते हैं कि अब वादा निभाने का समय है। वहीं अब
फैसला कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास बदलने का आदेश जारी किया है। 25 नवंबर को जारी पत्र में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पटना केंद्रीय पूल का क्वार्टर नंबर 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी पिछले लगभग 20 साल से 10 सर्कुलर रोड वाले मकान में रह रही थी, जो मुख्यमंत्री आवास के बेहद नजदीक है। राजनीतिक हलकों में इसे साधारण प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह निर्णय बीजेपी के दबाव में लिया गया और नीतीश कुमार की सरकारी दखल कम होती दिख रही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के सिर्फ 11 दिन बाद ऐसी जल्दबाजी क्यों हुई। अब यह देखना अहम होगा कि सर्कुलर रोड वाला पुराना बंगला किसे दिया जाता है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को अब अपना पुराना सरकारी आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास नंबर 39 हार्डिंग रोड पटना आवंटित किया है। राबड़ी देवी साल 2006 से 10 सर्कुलर रोड में रह रही थी, जो आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस फैसले पर आरजेडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता का आरोप है कि सरकार ने चुनाव के तुरंत बाद नियम बदलकर यह फैसला लिया, जिसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसे ओछी राजनीति बताया और कहा कि आवास बदलवाने से जनता का समर्थन नहीं छीना जा सकता। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नई सरकार बनने पर आवास आवंटन की प्रक्रिया नियम के तहत होती है, इसीलिए यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर लगभग 2 दशक पुराना घरेलू वर्चस्व तोड़ दिया। कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रनों से जीतने के बाद गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हरा दिया, जो भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले सबसे बड़ी हार 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 342 रनों की थी। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए, जबकि भारत केवल 201 रन ही बना सका। दूसरी पारी में भारत 140 रन पर सिमट गया। मार्को जेनसेन और साइमन हार्मर ने 6-6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा। यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में 2000 और 2001 के बाद पहली टेस्ट सीरीज जीत है और पहली बार 2-0 से क्लीन स्वीप। वहीं इस शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की रणनीति और पिच के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। फैंस और दिग्गजों का मानना है कि टीम को जल्दी सुधार करने की जरूरत है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका से 2-0 की टेस्ट सीरीज हार और गुवाहाटी में 408 रन की रिकॉर्ड हार के बाद कहा कि उनके पद को लेकर फैसला बीसीसीआई करेगा। मैच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा भविष्य बोर्ड तय करेगा, लेकिन मैं वही कोच हूं जिसने इंग्लैंड में नतीजे दिलाए और टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। गंभीर ने स्वीकार किया कि हार की जिम्मेदारी पूरी टीम की है और शुरुआत उनसे होती है। उन्होंने कहा कि 95-1 से 122-7 तक गिरना स्वीकार योग्य नहीं है और किसी एक खिलाड़ी को दोष देना सही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कोचिंग कार्यकाल में भारत 18 में से 10 टेस्ट हार चुका है, जिनमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू व्हाइट वॉश शामिल है। टीम चयन में लगातार बदलाव और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की बजाय ऑलराउंडरों पर अधिक भरोसा रखने को लेकर भी गंभीर की आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ तेज और प्रतिभाशाली खिलाड़ी काफी नहीं, बल्कि मजबूत और धैर्यवान क्रिकेटर ज्यादा जरूरी होते हैं। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि गौतम गंभीर हेड कोच का पद छोड़ने के मूड में नहीं है, जबकि उनकी कोचिंग में भारत को घर में ही न्यूजीलैंड से 3-0 और साउथ अफ्रीका से 2-0 की टेस्ट हार मिली है। इसको लेकर इस्तीफे की बहस तेज हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।